1200 करोड़ रुपए के पटौदी पैलेस में सोहा अली खान को मिला है 2 कमरे का जनरेटर रूम। दिव्यांगों पर टिप्पणी करने के मामले में कॉमेडियन समय रैना ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी। बिग बॉस 19 के पहले दिन एक कॉन्टेस्टेंट हुई बाहर, पहले एविक्शन के साथ ही आया ट्विस्ट। श्रीदेवी के चेन्नई वाले फार्म हाउस पर दावा ठोक रहे हैं 3 लोग। बोनी कपूर ने मांगी कानूनी मदद। दिव्या भारती को लेकर पहलाज निहलानी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। खबरों में आगे आपको बताएंगे, फीमेल फैन को लिप किस करने पर ट्रोल हुए थे उदित नारायण, अब जाकर तोड़ी चुप्पी। अजय देवगन की बेटी निसा बॉलीवुड में नहीं लेंगी एंट्री। नेपोटिज्म पर भी बोली काजोल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे श्री देवी की। तो इनसे जुड़ा एक सवाल हम सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड की हवा हवाई श्रीदेवी की आखिरी फिल्म कौन सी थी? इसके 2 ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, जीरो और मॉम। तो जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। श्रीदेवी के चेन्नई वाले फार्म हाउस के मालिकाना हक को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म मेकर श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने इसे लेकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बोनी कपूर ने बताया है कि 3 लोग उनके चेन्नई वाले फार्म हाउस पर गैर कानूनी तौर पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बोनी कपूर के मुताबिक चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित इस प्रॉपर्टी को दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी ने 1988 में खरीदा था। बोनी कपूर ने बताया कि तब से ही उनका परिवार इसे एक फार्म हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये फार्म हाउस लोगों के लिए एयरबीएनबी पर रेंट के लिए भी अवेलेबल रहा है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट मानी जाए तो बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी ने 19 अप्रैल 1988 के दिन एमसी संबदा मुदलियार से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। मुदलियार के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं और फरवरी 1960 में परिवार ने इस प्रॉपर्टी को उनके बीच बांटने का फैसला किया था। इसी के तहत श्रीदेवी ने इसे बाद में खरीद लिया था, लेकिन अब मुदलियार के एक बेटे की दूसरी बीवी और 2 बेटे इस पर अपना हक जता रहे हैं। हालांकि बोनी कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने तांबरम तालुका तहसीलदार को 4 हफ्तों के अंदर इस पर फैसला लेने का निर्देश लिया है। अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के पार कपल्स में से एक माने जाते हैं और काजोल ने अब खुलासा किया है कि एक बार अजय देवगन ने किसिंग सीन के बारे में उन्हें नहीं बताया था, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी। काजोल एक बार कपिल शर्मा के शो में अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए आई हुई थी, जहां पर कपिल ने उनसे किसिंग सीन के बारे में पूछा जो अजय ने अपनी फिल्म में दिया था। इस फिल्म को अजय ने ही डायरेक्ट किया था और काजोल उसकी को प्रोड्यूसर थी। काजोल ने इसका खुलासा किया कि अजय ने पहले इस किसिंग सीन के बारे में बताया ही नहीं था। काजोल ने कहा, अजय ने बिल्कुल मुझे इस बारे में बताया नहीं था, वो मेरी परमिशन लेते उससे पहले ही उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा मैंने तो ये कर लिया है और अब मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। कपिल ने काजोल से पूछा कि क्या आपको ये सीन देखकर जलन हुई थी? इसके जवाब में काजोल ने कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं गुस्से में होने का मैंने नाटक किया। उन्होंने कहा जो मेरी दिलवाले वाली गन थी वो मैंने निकाली और उस आइकनिक सीन की तरह ही मैंने किया, जिसके बाद हर कोई हंसने लगा। आपको बता दें कि अजय देवगन और काजोल साथ में कई फिल्में कर चुके हैं। अब आपके लिए एक सवाल है दोस्तों कि अजय देवगन और काजोल को आपने आखिरी बार किस फिल्म में देखा था, तानाजी में या शिवाय में? चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सैफ अली खान ने कुछ साल पहले अपने पुश्तैनी घर पटौदी पैलेस को वापस हासिल कर लिया था। यह संपत्ति उनके पिता दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी ने एक होटल चेन को पट्टे पर दी थी। अब सैफ फिर से 1200 करोड़ रुपए के इस घर के केयरटेकर बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संपत्ति का कितना हिस्सा उनकी छोटी बहन सोहा अली खान के पास है? सोहा के पास सिर्फ एक 2 BHK अपार्टमेंट है जो पहले जनरेटर रूम हुआ करता था। जूम टीवी के साथ हाल ही में हुई बातचीत के दौरान सोहा अली खान ने खुद इसका खुलासा किया कि मेरे पास जनरेटर रूम था, लेकिन सौभाग्य से कुछ समय के लिए ये एक होटल था जो पटौदी पैलेस का मैनेजमेंट कर रहा था। मेरे माता पिता जनरेटर रूम में रहने के लिए चले गए और उसे एक बहुत ही अच्छी इंटीरियर में बदल दिया गया जो मुझे लगता है कि अब मेरी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी ये सवाल किया कि सैफ को ज़्यादा क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा मेरे जीवन से जुड़ी चीज़ें ताज या सिंहासन नहीं थी, ये बस वो चीज़ें थीं जो मैं करना चाहती थी और मुझे कभी नहीं कहा गया कि तुम ये करना चाहती हो या तुम वो करना चाहती हो। मुझे घर पर खूब फ्रीडम मिला, इसलिए मैं कभी खुद से सवाल नहीं करती कि मुझे कितना मिला और सैफ को कितना। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने दिव्यांगों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर
अब सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनकी सोच किसी को भी ठेस या नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से प्रभावित लोगों को। सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दायर करके समय ने माफ़ी मांगी है। समय रैना ने हलफनामे में कहा है कि उनका इरादा किसी को छोटा फील कराने का या आहत करने का नहीं था। आगे से वो ध्यान रखेंगे कि क्या वो कंटेंट बना रहे हैं जिसमें बेहतर आचरण, संवेदनशीलता और कानूनी अनुपालन किया जाए। वो मानते हैं कि कंटेंट ऐसे बनाया जाए जिससे कोई उसे बहिष्कृत ना करे। साथ ही संवेदनशील कंटेंट का समर्थन वो बिल्कुल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट में यानी हलफनामे में समय रैना ने अपने द्वारा किए गए सामाजिक योगदान का भी जिक्र किया है। समय ने बताया कि उन्होंने सामाजिक काम के लिए 9 लाख रुपए का दान दिया और अब तक 23 लाख रुपए से ज़्यादा जुटाए हैं। इन रुपयों का इस्तेमाल अलग अलग सामाजिक कारणों के लिए किया गया है। सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है। शो की शुरुआत मज़ेदार ट्विस्ट के साथ हुई है और मेकर्स एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आ गए हैं। पहले ही दिन एक शॉकिंग एविक्शन दिखाया गया जिसमें जम्मू कश्मीर की फरहाना भट्ट को वीकेंड के वार से पहले बिग बॉस के घर से बेघर किया गया है। बिग बॉस 19 की थीम घर वालों की सरकार के तहत कॉन्टेस्टेंट्स को इस बार खुद तय करना था कि किसे पहले बेघर होना चाहिए। फरहाना भट्ट घर के बाकी सदस्यों से जुड़ नहीं पाईं और उनके खिलाफ जमकर वोटिंग की गई और फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि इसमें मेकर्स ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी डाला है। फरहाना को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है जहां से वो घर के बाकी सदस्यों की एक्टिविटी पर नज़र रखेंगी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फरहाना की टीम ने ट्वीट करते हुए लिखा, घर वालों ने फरहाना को नॉमिनेशन से चुप कराने की कोशिश की लेकिन निडर को दबाया नहीं जा सकता। सीक्रेट रूम से वो हर चेहरे हर शब्द पर नज़र रख रही हैं और जब वो वापस आएंगी तो घर वालों को उसके जवाब के लिए तैयार रहना होगा। अब बात करेंगे दिव्या भारती की। आप सभी जानते हैं कि दिव्या भारती की खूबसूरती के लोग कायल हुआ करते थे, दीवाने थे। उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया और वो बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। दिव्या भारती का 19 साल की उम्र में निधन हो गया था जिसके बाद फैंस से लेकर पूरा बॉलीवुड उस समय शॉक्ड रह गया था। फिल्म मेकर पहलाज नेलानी ने दिव्या भारती के साथ फिल्म शोला और शबनम में काम किया था। उन्होंने दिव्या की मौत के बारे में भी कुछ बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्या की मौत के बाद सबसे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचने वाले शख्स थे। पहलाज नेलानी ने कहा कि जब दिव्या भारती की कास्टिंग के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि म्यूजिशियन जतिन पंडित ने उन्हें दिव्या से मिलवाया था। पहली बार में दिव्या के फ़ोटो देखकर उन्होंने कहा मैं इम्प्रेस नहीं हुआ था। फ़ोटोज़ में उनका चेहरा बहुत भारी लग रहा था। फिर उन्होंने दिव्या को वज़न कम करने की सलाह दी। बाद में जब दोबारा दिव्या को फिल्म सिटी बुलाया गया और शोला और शबनम की शूटिंग तब उस वक्त शुरू हो चुकी थी, तब वो ठीक लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि कल से शूटिंग शुरू कर सकते हैं। पहलाज नेलानी ने दिव्या की डेडिकेशन की भी खूब तारीफ़ की। उदित नारायण पिछले काफ़ी वक्त से विवादों में घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक महिला को किस करते हुए उनका वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था और तभी से लोग उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि उस महिला को कोई आपत्ति नहीं थी और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो वीडियो भारत की ज़मीन पर कैद नहीं किया गया था, वो विदेश का एक वीडियो था और अभी तक उदित नारायण ने इस मामले में कोई सफाई भी नहीं दी थी। लेकिन हाल ही में उदित नारायण ने इस विषय पर चुप्पी तोड़ दी है। उदित ने हाल ही में एक इंटरव्यू के जरिए ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, पुराने वीडियो निकालकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। दूसरों को बदनाम करने में समय बर्बाद करने की बजाय लोग अगर अपने जीवन पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि बहुत खुशनसीब लोग वो होते हैं जो दूसरों को एंटरटेन करते हैं। आप बहुत लकी हैं कि ऊपर वाले ने आपको इस लायक बनाया। दरअसल उदित नारायण ने कॉन्सर्ट में फीमेल फ़ैन को लिप किस कर लिया था और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया था जिसमें उदित मोहरा फिल्म का टिप टिप बरसा पानी गा रहे होते हैं और तभी एक फ़ीमेल फ़ैन उनसे सेल्फी मांगने आती है और फ़ोटो खिंचवाने के वक्त फ़ैन जो है वो उदित के गाल पर किस कर लेती है और उसके बाद उदित नारायण और उस फ़ैन के बीच लिप किस हो जाता है। वीडियो सामने आने के बाद से दर्शकों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया था। निर्देशक अनीस बज़मी के बेटे फैज़ान बज़मी की पहली शॉर्ट फिल्म पोस्टमैन का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज़ कर दिया है। फिल्म की कहानी करगिल युद्ध के दौरान भारत पाक तनाव के बीच में सेट की गई है जिसमें एक पोस्टमैन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पत्र बचाने के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। ट्रेलर में संजय मिश्रा पोस्टमैन के किरदार में बेहद भावुक और प्रभावशाली अंदाज में दिख रहे हैं। शॉर्ट फिल्म पोस्टमैन के निर्देशक फैज़ान बज़मी ने ट्रेलर लॉन्च के मौके पर
फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने बताया कि सिनेमा मेरे लिए सच्चाई और भावनाओं का मेल है। इस ट्रेलर के जरिए लोग उस ईमानदारी को महसूस करेंगे जिसके साथ हमने ये कहानी बनाई है। वहीं संजय मिश्रा के साथ अपने काम करने के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि संजय जी के साथ काम करना हर डायरेक्टर का सपना होता है। वो न केवल शानदार अभिनेता हैं बल्कि एक बेहद जेनरस और बहुत ही विनम्र इंसान हैं। अभिनय को लेकर उनकी प्रतिबद्धता और कला के प्रति समर्पण ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 का इंतज़ार दर्शकों को काफ़ी समय से है। इसी साल इसकी घोषणा भी की गई थी और बताया गया था कि इस फिल्म को ऋतिक रोशन डायरेक्ट करने वाले हैं। फिलहाल फिल्म का प्री प्रोडक्शन चल रहा है। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। इसी बीच राकेश रोशन ने बताया है कि क्रिश के मास्क को बनाने के लिए उन्हें पूरे 6 महीने लग गए थे। ये खुलासा राकेश रोशन ने कोरियोग्राफर फराह खान के वीलॉग में किया है। फराह उनके खंडाला वाले घर पर पहुंची थी और यहीं पर उन्होंने राकेश से पूछा कि उन्हें क्रिश का मुखौटा डिज़ाइन करने में कितना समय लगा। इसका जवाब देते हुए राकेश रोशन ने कहा कि इसमें करीब 6 महीने का वक्त लग गया था क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे थे और देखना चाहते थे कि ऋतिक पर कौन सा मास्क बेहतर लगेगा। ड्रेस और बाकी सब चीज़ों को बनाने में भी 6 महीने का समय लगा। राकेश ने आगे कहा, मास्क मोम का बना था। ऋतिक 3 से 4 घंटे मास्क पहनकर शूटिंग करते थे तो मोम पिघल जाता था। उन्हें इसे उतार कर नया मास्क लगाना पड़ता था, इसलिए मेरे पास एक एसी वाली बस थी जिसका एसी 24 घंटे ऑन रहता था। बताया जा रहा है कि इस मूवी को इस बार YRF के बैनर तले बनाया जाएगा। फिल्म को इस बार राकेश रोशन नहीं बल्कि खुद ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करेंगे। बतौर निर्देशक ये ऋतिक रोशन की पहली फिल्म होगी। फिल्मी दुनिया में नई जनरेशन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। 90 के दशक के बड़े स्टार रहे एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं। इस बीच 90 के दशक की एक्ट्रेस काजोल और अजय देवगन की बेटी निसा देवगन के भी फिल्मों में आने की खबरें थीं। हालांकि इन अफवाहों पर काजोल ने खुद ही ब्रेक लगा दिया है। ET टाइम्स को दिए इंटरव्यू में काजोल ने निसा के फिल्मी करियर को लेकर बातचीत की। उन्होंने 22 साल की हो चुकी अपनी बेटी के फिल्मों में आने की खबरों को नकार दिया। काजोल ने कहा कि बेटी ने बॉलीवुड ज्वाइन न करने का फैसला लिया है। काजोल ने कहा कि वो 22 साल की हो चुकी है, उसने अपना मन बना लिया है कि वो फिल्मों में नहीं आएगी। इस दौरान काजोल ने नेपो किड्स, स्टार्स के बच्चों को नेपो बेबी कहना और ऐसे कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, जब आप फिल्मी दुनिया में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पता चलता है कि हर कदम पर आपको परखा जाएगा। कई बार आप बुरे दौर से भी गुजरते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपकी ग्रोथ और जर्नी का हिस्सा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे हर कोई फेस करता है और इसको लेकर यहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बड़ी खबरें जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमने आज के क्विज़ में जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब ज़रूर दीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।